सो स्टोक्स लॉ के बाद टर्मिनल वेलोसिटी, एक्चुअली टर्मिनल वेलोसिटी से पहले एक थियरी थी, मैंने नोट्स में लेना रह गया, मैंने इमेज ले ली है, कोई बात नहीं। वो सिर्फ हमें बता रहा है कि डिस्चार्ज कितना होगा, इसके बाद देख लेते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। वो तो छोटा सा एक फॉर्मूला ही है, दैट्स इट, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कुछ। ओके, सो टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी तो पहले तो फॉर्मूला याद रख लो। ओके, फॉर्मूला देख लो पहले, तो ये हमें डिराइव नहीं करना है। Vt टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, देखो डिराइव नहीं करना है मतलब डायरेक्टली, अभी हम ये इसको ही डिराइव करेंगे, लेकिन डिराइव कैसे किया वो अभी हम समझेंगे, लेकिन पहले देख तो लो। तो Vt क्या आया? Vt आया हमारा 2/9 r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई ईटा इंटू जी। कहाँ से आया अभी हम डिराइव करेंगे, लेकिन पहले समझ तो ले कि टर्मिनल वेलोसिटी है क्या। पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता भी है, तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। डेरिवेशन देखो बहुत ही इजी डेरिवेशन है, अभी हम कर लेंगे। डन, ओके, हो जाएगा डेरिवेशन, अभी देखोगे तो याद रह जाएगा, वैसा ही है, ऐसे लग रहा है इतना मोटा मोटा, डायरेक्टली याद रखने 2/9 ईटा, ये वो इजी है। ओके, देखते हैं, पहले समझ तो ले क्या है। ओके चलो, जैसे कि वही सेम सिनारियो, अभी स्टोक्स लॉ वाला सिनारियो, ये वाला सिनारियो, ऑब्जेक्ट जा रहा है पानी में। ओके, तो वही चीज हमने ले ली कि यहाँ पर फ्लूइड है या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये फ्लूइड है, तो फ्लूइड में हमारा ऑब्जेक्ट सपोज ऐसे नीचे जा रहा है। ओके, कोई वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, जो भी वेलोसिटी से वो नीचे जा रहा है, ओके, तो वहां पर ऐसा समझो कि इसका फोर्स क्या होगा, उसका वेट फोर्स कितना होगा, mg जितना, तो ये हो गया उसका वेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में। ऊपर की डायरेक्ट वेट फोर्स मतलब ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो नीचे अभी तो हमने डिस्कस किया स्टोक्स लॉ में कि टोटल नेट फोर्स कितने लग रहे हैं, 3, ऊपर 2 लग रहे थे, नीचे 1 लग रहा था। नीचे एक कौन सा था? ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वही वेट फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वेट है किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशन ना हो तो हमारा वेट ही नहीं है। ओके, तो नीचे लग रहा है वेट फोर्स। अच्छा, ऊपर लग रहा है हमारे पास दो फोर्सेस, एक विस्कस फोर्स और दूसरा बियॉन्ड फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स। डन, अभी हमने जो डिस्कस किया इसके पहले भी, तो वही ये है हमारा क्या, नीचे लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। ये है हमारा Fv मतलब विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फ्लूइड। बाय द फ्लूइड, फ्लूइड लेयर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं ना, तो रेजिस्टेंस मतलब फोर्स ऑफर कर रहे हैं। किसको ऑफर कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को। कौन ऑफर कर रहा है? फ्लूइड लेयर्स। डन, कहाँ ऑफर कर रहे हैं? अरे जो डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑफर करेंगे, तो वो नीचे जा रहा है तो वो ऊपर ऑफर करेंगे। अच्छा, तो ये ऊपर ऑफर कर रहे हैं Fv विस्कस फोर्स। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऊपर की डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स और बियॉन्ड फोर्स भी लगता है, जिसकी वैल्यू क्या है? ρvg। डन, सिंपल है, इतना तो हमें पता ही है। ये तीन फोर्स लगते हैं, वेट फोर्स नीचे, अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर और विस्कस फोर्स भी ऊपर, अगर ये ऐसे नीचे मूव हो रहा है, इतना हमें पता है। अच्छा चलो, तो इतना हमें पता है। नाउ पहले सारे फॉर्मूला देख ले। तो विस्कस ये तो हमने देख लिया, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है? हमारा बियॉन्ड फोर्स का, इसे Fb बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला है ρvg। ओके, अभी ही हमने विस्कस फोर्स का फॉर्मूला निकाला स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंगली, 6π ईटा आर वी, Vt नहीं v, वो Vt बाद में लिखेंगे, 6π ईटा आर वी, अभी देखा था हमने। डन, ओके, अब हम क्या बोल रहे हैं? नेट फोर्स कैलकुलेट करो। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे? नीचे वाले लगने वाले फोर्स इज इक्वल्स टू ऊपर लगने वाले फोर्स। तो नीचे क्या लग रहा है? वेट फोर्स, तो ये हो गया mg। ऊपर क्या लग रहा है हमारा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बियॉन्ड फोर्स और से अपथ्रस्ट फोर्स, और ये है हमारा विस्कस फोर्स। डन, ईस्ट इज इक्वल्स टू वेस्ट, साउथ इज इक्वल्स टू नॉर्थ, अप इज इक्वल्स टू डाउन, वैसे कर दिया। ओके, बस अब वैल्यू पुट कर दो। देखो ये ρvg, विस्कस फोर्स की वैल्यू 6π ईटा आर वीटी, मतलब वीटी बाद में, कोई बात नहीं, वीटी। ये वीटी कर रहे हैं, पहले वीटी समझ तो ले, नहीं तो हम तो फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। वीटी क्या है? व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? तो जो हम बोल रहे हैं वो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। हमने धक्का तो मार दिया, अब तो तुम धक्का ना मारो तो भी जैसे कि यहाँ से छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट तो नीचे ही जाएगा।
तो ये फ्लूइड है एयर, ये फ्लूइड क्या है एयर, फ्लूइड में वो नीचे जाएगा, एयर में वो नीचे जाएगा, तो ग्रेविटी की वजह से ही नीचे जा रहा है। फ्लूइड भी रेजिस्टेंस ऑफर करती है, हाँ मतलब एयर भी रेजिस्टेंस ऑफर करती है, लिक्विड की कंपेयर में कम रेजिस्टेंस ऑफर करती है, नहीं तो रेजिस्टेंस तो ऑफर करती ही है। अगर रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करती एयर तो हमारा कितना फ्यूल बच जाता है एरोप्लेन में। ओके, तो रेजिस्टेंस तो ऑफर करती ही है। अच्छा, तो ये नीचे की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट फोर्स। अच्छा, अब उसको ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ब्यूयॉन्ड फोर्स, वो उसको रोकेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो नीचे की मूवमेंट कहाँ हो रही है, नीचे, मतलब नीचे वाला ज्यादा है, ये तो पता है हमें। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स की बात करें तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उस डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। जैसे कि हमने बोला ना कि मोशन के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए, ये हमने 9th में डिस्कस किया था शायद, 9th में, हाँ 9th में मोशन चैप्टर में। क्या, ये ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे है, यहाँ से मैंने 10 न्यूटन लगाया, यहाँ से मैंने 12 न्यूटन लगाया, तो 2 न्यूटन से ये इस साइड जाएगा, क्यों, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स था इसलिए। यहाँ से 10 लगाया, यहाँ से भी 10 लगाया, तो वो मूव होगा नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि मोशन अगर हो रही है, मतलब अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, वो प्लस माइनस करके भी थोड़ा बचेगा, तो वो इस डायरेक्शन में है, इसलिए इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की डायरेक्शन में है, मतलब क्या, नीचे की डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा है कंपेयर टू दी अपवर्ड फोर्स। सिंपल, इतना तो पता है। मतलब स्टार्टिंग इस केस में हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स एंड विस्कस फोर्स की वैल्यू दोनों का सम करे तो भी वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी होती नहीं है। डन, वो ज्यादा है इसलिए वो नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे जाएगा तो क्या होगा, उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो तो डिस्टेंस के साथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, याद है ना, mg m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स तो बढ़ेगा। डन, तो g की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो ग्रेविटी तो बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नीचे जा रहा है, और एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा मतलब वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तभी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी बढ़ी तो अब देखो चेंज, वेलोसिटी बढ़ी तो हमारा विस्कस फोर्स बढ़ गया क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो विस्कस फोर्स बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ी तो विस्कस फोर्स बढ़ गया। सबसे पहले क्या हो रहा है, नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है इसलिए एक्सेलरेशन ज्यादा है, एक्सेलरेशन ज्यादा है इसलिए वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए विस्कस फोर्स ज्यादा है। और अगर विस्कस फोर्स बढ़ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में जाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन वेलोसिटी बढ़ी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। तो विस्कस फोर्स कंटिन्यूअसली, भले ही ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो वैसे वैसे विस्कस फोर्स क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो तुम नीचे जाओगे तो तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। थोड़ा फास्ट नहीं जा रहा है ना, देखो फिर से, ऑब्जेक्ट है ये नीचे जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे जा रहा है, वो नीचे जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस कम हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, मतलब g एक्चुअल में हमारा बढ़ेगा। g बढ़ेगा मतलब a बढ़ेगा, a बढ़ेगा मतलब वेलोसिटी बढ़ी। और अगर नीचे की डायरेक्शन में जाए और वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो विस्कस फोर्स बढ़ रहा है, विस्कस फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब वो जितना नीचे जा रहा है ना उतना ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नीचे की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स और ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स सेम हो जाएगा। समझ में आया, इक्वल थे पहले, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ब्यूयॉन्ड फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू mg। अभी क्या है, जब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है कंपेयर टू दिस, लेकिन ये ग्रेटर है तो होगा क्या, वो नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा तो g की वैल्यू की वजह से, उसकी वैल्यू की वजह से a बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बढ़ता गया तो v बढ़ता जाएगा, और v बढ़ता गया तो f बढ़ता जाएगा। अगर f बढ़ता गया, ये भाई साहब तो बढ़ रहे हैं लेकिन साथ साथ में f बढ़ता गया, जितना ये नीचे जाएगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये ग्रेटर था लेकिन अब ग्रेटर ना रह के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और अगर इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, नेट फोर्स जीरो हो गया।
समझ में आ रहा है? पहले नेट फोर्स था कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए वो नीचे जा रहा था, लेकिन अब नेट फोर्स क्या हो गया, जैसे अभी 10 न्यूटन लगाया ना, तो नेट फोर्स 0 हो गया, तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, वो कुछ बढ़ रहा कम हो रहा नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या हो रहा है कि ये ए की वैल्यू बढ़ने से, एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ने से वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है, और वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ने से विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, और विस्कस फोर्स की वैल्यू तो अपर डायरेक्शन में है, तो एक वैल्यू ऐसी आएगी ए की जिसके लिए वो एफ वी इतना बढ़ जाएगा कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। तो अगर दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ से ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है 10 और ऊपर भी लग रहा है 10, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 0। तो अगर नेट फोर्स 0 हुआ तो एफ नेट 0 कब कब होता है? याद करो एनएलएम, 2 केस में 0 होता है। कौन कौन से? एक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो नेट फोर्स क्या है? 0। दूसरा भी एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में नेट फोर्स 0 होता है। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू क्या है? ma, और a क्या है? a है चेंज इन दी वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ओके, तो अब अगर ये f0 एक तो होता है रेस्ट कंडीशन में, दूसरी भी एक कंडीशन है जब f0 होगा, कब? जब ये चेंज ही नहीं होगा, मतलब v2 इज इक्वल टू v1 हो जाएगा। अगर v2 इज इक्वल टू v1 है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? a की 0, और अगर a की वैल्यू 0 आ गई तो f की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। तो वही पूछ रहे हैं कि एफ नेट 0, ये हमने डिस्कस किया था, तो एफ नेट 0 कब कब होगा? एक तो बॉडी रेस्ट पे है, वो तो केस ही नहीं है, बॉडी तो मूव हो रही है, रेस्ट पे तो नहीं। दूसरा, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी तब हमारा नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब जिस पॉइंट पर तुम्हारा नेट फोर्स 0 हो जाए, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गई, यही वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अंडरस्टूड? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो पहले तो वो अच्छी खासे एक्सेलरेशन से जा रहा है, स्पीड में जा रहा है, लेकिन एक लेवल के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी नहीं, क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब ऐसा समझो कि ये सब क्लीन कर दूं ना, जैसे कि हमने ऊपर से कोई चीज फेंकी, तो ऊपर से जो चीज फेंकी तो सपोज यहाँ पर उसकी वेलोसिटी थी से 10 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पर आया तो उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, बढ़ रही है, फिर यहाँ पर आया तो वो हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, और फिर ये समझ लो कि ये हो गई हमारी टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे ही 30 रीच हुई तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। नेट फोर्स 0 हो गया, मतलब क्या है कि अब कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। नेट फोर्स नहीं लगेगा तो डायरेक्ट वो मूव ही कैसे करेगा? तो नेट फोर्स 0 हुआ है, मतलब मूव तो वो ऑब्वियसली कर रहा है, वो रेस्ट पे तो था नहीं, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई, मतलब ये 30 की अभी क्या हो गई? 30, फिर क्या हो गई? 30। अब नीचे जाओगे तो वो यूनिफॉर्म 30 की वेलोसिटी से ही नीचे जाता जाएगा, जब तक यहाँ पर टकरा ना जाए तब तक वो 30 ही चलता जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ जिस पॉइंट से, जो वेलोसिटी से ये एक्सेलरेशन 0 हो गया, जो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन 0 हो गया, या जो वेलोसिटी से नेट फोर्स 0 हो गया, उसी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? तो ये टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से ही, जैसे कि हम ये कंसेप्ट समझते हैं, क्या? स्काई डाइविंग। तो शायद तुमने देखा हो मूवीज में और कहीं पर, जब स्काई डाइव करते हैं तो ऐसे सीधे ही करते हैं, या तो ऐसे उल्टे डायरेक्ट जैसे स्विमिंग पूल में जाते हैं वैसे ही जाते हैं, या तो ऐसे सीधे जाते हैं, ऐसे करके जंप कर देते हैं। ओके, तो जब ऐसे सीधे जाए या ऐसे उल्टे जाए, लेकिन उल्टे ऐसे उल्टे जाओ या ऐसे जाओ, जा तो रहे हो वर्टिकली, पहले से ये पोजीशन में नहीं होते, वो ऐसे जंप किया और ऐसे ही जंप किया, ऐसे नहीं जंप करते, पहले से ये पोजीशन में जंप नहीं करते। तो पहले तो नीचे जा रहे हो, तो नीचे कौन सी स्पीड से जाओगे? खतरनाक वाली एक्सेलरेशन से जाओगे। अब एक वो एक्सेलरेशन से तुम जा रहे हो, मतलब तुम्हारी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, और भले ही बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? विस्कस फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला भी बढ़ने लगेगा, और एक पॉइंट आएगा जब नीचे वाला फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और विस्कस फोर्स और आर्किमिडीज भी लिख लो यहाँ पर, बहुत कम लगेगा क्योंकि एयर है, लेकिन लगेगा तो सही। तो वो दोनों का सम क्या हो जाएगा? मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो नेट फोर्स 0 हो गया, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म हो गई।
तो अब फिर तुम ऐसे पैर ऐसे करो वैसे करो और फिर तुम अब एंजॉय करो। जब टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो जाए, नाउ यू कैन एंजॉय दी स्काई डाइविंग। नहीं तो पहले तो मतलब ऐसे ओ भाई कहाँ आ गया मैं, गलती हो गई ऐसे। ओके, अंडरस्टूड। तो ये कंसेप्ट यूज होता है जब टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो जाए, उसके बाद यहाँ पे तुम फ्रीली खेल सकते हो ऊपर हवा में। अंडरस्टूड। जैसे कि रेन, तो रेन में भी यही होता है, जब ऊपर से वाटर ड्रॉपलेट गिरा बादलों में से और फोर्स में गिर रहा है और फिर उसकी कंटिन्यूअसली उसकी ग्रेविटेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने की वजह से विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है। तो विस्कस फोर्स एक पॉइंट पे आके इतना बढ़ जाएगा कि नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। नेट फोर्स जीरो हो गया मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी रीच हो गई। तो एक टाइम के बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो हमें बारिश की बूंद इतनी लगती कि हम कभी बारिश में बाहर ही नहीं जाते, कभी बोलते ही नहीं कि हमें बारिश में नहाना है। ओके, क्यों? क्योंकि वो इतनी खतरनाक वाली लगती, एक्सीलरेशन से आ रही है, कोई ऐसे ऊपर से पत्थर फेंके तो कैसे लगेगा हमें, तो वो कितने ऊपर से आ रही है, तो एक्सेलरेशन से देखो फास्ट स्पीड में आए तो भी खतरनाक लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका इम्पल्स ज्यादा है और दूसरा क्या ज्यादा है, उसका मोमेंटम ज्यादा है। भले ही जैसे कि बुलेट इतनी छोटी सी होती है, पिस्टल में से निकलती है वो, लेकिन चीर देती है पूरी की पूरी। क्यों? वेलोसिटी ज्यादा है उसकी, भले ही मास छोटा सा है, एक पीनट जितना मास होगा, खारी सिंह, ओके, भले ही उतना मास हो लेकिन चीर देती है। क्यों? वेलोसिटी इतनी ज्यादा है, उसका मोमेंटम ज्यादा है। तो ये बारिश भी हमें खतरनाक वाली लगती, लेकिन ड्यू टू टर्मिनल वेलोसिटी अब ये यूनिफॉर्म हो गई, इसलिए हम जब ऐसे देखते हैं ओ कितनी अच्छी बारिश हो रही है, कितनी यूनिफॉर्म बारिश हो रही है, आवाज भी आ रही है ऐसे, वो यूनिफॉर्म एक लेवल के बाद हुई, उससे पहले यूनिफॉर्म नहीं थी, बादल में से निकले तब यूनिफॉर्म नहीं होती, तब तो ऐसे खतरनाक वेलोसिटी से नीचे गिरती है। तो इसलिए देखना, कभी तुमने बादल फटने का वीडियो देखा हो तो मतलब एक साथ, मतलब ऐसा समझो कि पूरा का पूरा टैंक फट गया, ऐसे टैंक फटने का वीडियो, तो सारा पानी ऐसे वाटरफॉल के जैसे ऐसे धम करके नीचे आया, तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेटेड वाटर होता है। उसी से जनरली जो भी कैविटीज होती है, मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है फ्लड के टाइम पे और बहुत ज़्यादा रेन होने की वजह से, तो वो उसी की वजह से होती है, क्योंकि वो वाटर का इम्पल्स मोमेंटम झेल नहीं सकते, दैट इज द रीजन। अंडरस्टूड। तो ये हमने टर्मिनल वेलोसिटी समझी और टर्मिनल वेलोसिटी की एक दो एग्जांपल भी देखे, जैसे कि स्काई डाइविंग, जैसे कि रेनिंग, ऐसा रेनिंग डन। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें रेन भी लगता। हाँ बोलो, कोई डाउट है? नहीं, एक्चुअली हाँ, केदारनाथ में बादल फटा था। बादल फटना मतलब क्या, ऐसे ऐसे बादल है, ऐसे हम ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे बादल है और ऐसे फट गया। इट्स नॉट लाइक दैट। अंदर से पानी बहुत ज्यादा स्पीड से निकल जाना, उसी को बोलते हैं बादल फटना। मतलब एक हमारे पास ऐसे बादल है, ओके, क्लाउड है, अभी उसमें से पर्टिकुलर वेलोसिटी से वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेगी। मतलब से फॉर एग्जांपल 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे गिरेगी, तो वो सपोज मान लो नॉर्मल, ये रफ समझने के लिए बता, मान लो कि ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल हो सकती है 150 तक। अगर 150 से ज्यादा नीचे चली गई तो उसको हम मानेंगे बादल फट गया। वैसे तो अगर बहुत ज्यादा, ओके, बहुत जोर से खतरनाक वे से एक साथ अगर बहुत ज्यादा पानी बह गया तो उसको हम बोलेंगे बादल फटा। अदरवाइज बादल फटे ना फटे, होगा क्या, बादल में से, मतलब क्लाउड में से वाटर नीचे आ रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब वाटर की स्पीड ज्यादा होगी तो वो सिनारियो को हम बोलते हैं, और वाटर की स्पीड एज वेल एज वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो सिनारियो को हम बोलते हैं कि भाई क्लाउड बर्स्ट हुआ, ऐसे बादल फटा। ओके, अदरवाइज इट इज नथिंग बट हैवी मॉनसून, हैवी रेनिंग ही है। हैवी रेनिंग मतलब क्या, बहुत ज्यादा अमाउंट में और ज्यादा वेलोसिटी से गिर रहा है, तो उसको बोल सकते हैं हम बादल फटा। वहां पे दो चीजें हुई थी, क्लाउड बर्स्ट भी हुआ था, एट द सेम टाइम ग्लेशियर भी, एक ग्लेशियर की वजह से एक जैसे छोटा सा डैम जैसा बन गया ऊपर। ओके, मतलब ये जैसे कि हमारा ये पानी हमने यहाँ पे भर दिया है, लेकिन ये हम आर्टिफिशियली टैंक बनाई, वहां पर ये आइस का ग्लेशियर था, उसकी वजह से ये टैंक जैसा बन गया, रिजर्वोयर जैसा बन गया और यहाँ पे सारा पानी इकट्ठा था।
और बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से अगर आइस पे भी देखो तुम, आइस है तुम्हारे पास, आइस, उसके ऊपर तुम कंटिन्यूअस पानी डालते जाओ, आइस मेल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत ज्यादा बारिश हुई तो ये जो आइस था, ग्लेशियर था, वो मेल्ट हो गया, पानी बाहर निकला, इसमें जो भरा हुआ था एक साथ नीचे आ गया फिर। ओके, वो हुआ था 2013 में। मुझे अच्छे से याद रह गया है सब कुछ। क्यों पता है? क्योंकि मैं सबसे पहले चारधाम यात्रा 2013 में ही गया था। गया था मैं एक्चुअली, ये जब हुआ तब गया था। ये हुआ था 14, 15, 16 की जुलाई को। ओके, और 16 को 6:15 AM को मैं यहाँ से बैठा था भरूच से हरिद्वार के लिए। और जब हम बीच में थे, हरिद्वार रीच होने वाले थे, नेक्स्ट डे 17 को हम हरिद्वार रीच होने वाले थे, और तब सारी इन्फॉर्मेशन कि भाई केदारनाथ में सैलाब आ गया, इतने हज़ारों लोग मर गए, सारे के सारे ब्रिजेस टूट गए, चारधाम यात्रा कैंसिल हो गई, बंद हो गई, सब लोग डर रहे हैं। और मुझे लगा कि रूमर्स ही होंगे, सब फ़ोन कर रहे हैं यहाँ से भरूच से, भाई वापस आ जाओ, जहाँ हो वहाँ निकल जाओ और टिकट लो और वापस आ जाओ, वहाँ जाना भी मत, ऐसे सब लोग। तो और मैं थोड़ा ऐसे जिद्दी नेचर का हूँ पहले से, अभी भी हूँ ही, अभी क्या बताना। ओके, तो नहीं, जाना ही है, जाना ही है, देखेंगे, अगर ऐसा लगा तो हम आगे नहीं जाएंगे, हरिद्वार में ही रुक जाएंगे, हरिद्वार से आगे नहीं जाएंगे ऐसे, क्योंकि चारधाम यात्रा स्टार्ट तो हरिद्वार से ही होती है, तो मतलब हरिद्वार से आगे नहीं जाएंगे। तो वहाँ पहुँच तो गए, फुल जैम, वहाँ से जितने लोग भाग भाग के आ रहे हैं, रेलवे टिकट, मतलब रेलवे स्टेशन पे तुम्हें टिकट ना मिले। और सबसे ज़्यादा भयानक सीन मैंने देखा हो तो ये सीन था, मतलब ये टाइम का सीन था। क्या था, हमने तो होटल रख ली हरिद्वार, चारधाम यात्रा अभी तो बंद ही है, और बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद खुलेगी, 3 दिन बाद खुलेगी, ऐसे ही सब रूमर्स है। एक्चुअली में तो बंद ही हो गई थी उस साल यात्रा बंद हो गई थी, बाकी सब खुला था, केदारनाथ बंद हो गया था। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ में दर्शन होते थे, लेकिन पूरी की पूरा जो केदारनाथ है उसके दर्शन तो बंद ही हो गए थे उस साल। ओके, मतलब जा ही नहीं सकते, ब्रिज ही नहीं है, रोड ही नहीं है, जहाँ से चल के जाना है, जहाँ से गाड़ी लेके जाना है, आगे तक कुछ है ही नहीं। ओके, तो वो केदारनाथ तो बंद ही हो गया था। तो भी हम मतलब रूमर्स और न्यूज़ पे देखते रहते थे कि अभी 2 दिन में खुल जाएगी, 3 दिन में खुल जाएगी। तो पहले तो ऐसा था कि चारधाम यात्रा करनी है, फिर ऐसा हुआ कि केदारनाथ बंद हो गया, तो कोई बात नहीं, 3 धाम कर लेते हैं, कभी आएंगे और केदारनाथ चले जाएंगे, तो 4 धाम हो गए। वैसा सोचा, 3 धाम तो कर ले। लेकिन अभी देखो अभी कैसा हुआ, ये 2 दिन पहले प्रयागराज में कितने लोग मर गए, कितना खतरनाक स्टैम्पेड था। आज मैंने वीडियो देखा स्टैम्पेड के अगले दिन, जो योगी जी ने, चीफ मिनिस्टर जी ने इंटरव्यू दिया ना, लिटरली पहली बार देखा मैंने, उनसे बोला नहीं जाता, कुंभ मेले में ऐसा बोल, मतलब लिटरली तुम देखोगे तो तुम्हें आंख में आंसू आ जाएंगे, उतने ज्यादा वो इमोशनल, क्योंकि पहले से अटैच है साधु, वो खुद साधु है। ओके, वो आए हैं पॉलिटिक्स में फॉर दी सेवा। ओके, बट वो उनका बैकग्राउंड ऐसे हमारे जैसा नहीं है, सोसाइटी पीपल जैसा, वो साधु है। ओके, तो वैसे भी उनका लिंकेज थोड़ा ज़्यादा है, और ऐसा हुआ, और उनके अंडर में ऐसा हुआ, तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग सीन थे वो। ये बार तो मैंने देखा ही नहीं, सुना तब से, मतलब तो मैंने न्यूज़ शुरू ही नहीं किया, मतलब मैं तो ऐसे भी यूट्यूब पे ही देख लेता हूँ, बट देखा ही नहीं, क्या करेंगे सोचो। तो वो मैं केदारनाथ का बता रहा था, सबसे टेरिफाइंग सीन मैंने तब देखा था। हमने होटल ले ली, हमने सोचा 3 धाम तो करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, 2-3 दिन वेट ही करते रहे। तो मॉर्निंग में सनराइज गंगा किनारे में देखने गया, और सनराइज हो रहा है गंगा किनारे, और फिर गंगा रिवर पे बहुत सारे ब्रिजेस है, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे ब्रिजेस है। तो ऐसे बैठा हुआ था, और जैसे कि तुम यहाँ ये हमारे केबल ब्रिज से ऐसे डाल रहे हो, जैसे कि तुम नीलकंठेश्वर पे फूल डाल रहे हो, गणेश विसर्जन कर रहे हो, तो तुम केबल ब्रिज पे खड़े हुए होंगे, तो तुम्हें ऐसे पता चलेगा कि ये सारे फूल आ रहे हैं, ये सारे गणेश जी आ रहे हैं, लाइक दैट। तो वहाँ मैं बैठा था, सनराइज देख रहा था ना, मैंने ये फूल जो आ रहे हैं ना, वहाँ पे मैंने उसकी जगह डेड बॉडीज देखी है, पानी में तैरती,
आई वॉज शॉक्ड, मतलब इतना, मतलब मैं ऐसे कोई एक्शन कोई रिएक्शन नहीं, मतलब जैसे रिवर में ऐसे जैसे फूल बहते हैं, एक दो नहीं, तुम गिन नहीं सकते उतनी, एक दो बॉडी नहीं, यू कैन नॉट इवन काउंट, ऐसे बह रही है बॉडी वाटर में। सोचो, देखना कभी एग्जाम के बाद, नेशनल जियोग्राफी पे इसकी डॉक्यूमेंट्री है, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, नेशनल जियोग्राफिक चैनल, वो डॉक्यूमेंट्री देखना। एक्चुअल नंबर तो आज तक पता नहीं चला कि कितने हजार लोग मर गए थे, मतलब रफली 6 to 8,000 लोग मर गए थे, जो मतलब अभी भी नहीं मिले, जिनकी डेड बॉडीज ही नहीं मिले। अरे ऐसे डेड बॉडी बह रही है तो किसकी मिलेगी भाई? अगर ऐसे बह रही है तो किसको मिलेगी? उसके फैमिली वाले ढूंढने जाएंगे कहाँ पे बॉडी को? तो कितनी डेड बॉडीज आज तक नहीं मिली और मान लिया गया है कि दे आर डेड। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली नंबर है समथिंग अराउंड 800 to 1000 के इतने लोगों, क्योंकि डेड बॉडी जितनी मिलेगी गवर्नमेंट तो उतने को ही डेथ हो गई है ऐसा कंसिडर करेंगे। हजारों के, मतलब से 5 to 8,000 तक कोई नंबर ही नहीं है पक्का कि कितने की डेथ हुई है, ऐसे बहता हुआ टेरिफाइंग सीन। फिर जिद्दी स्वभाव के बाद भी फिर आ गया, वहीं से प्रणाम करके आ गया, और फिर अभी 2022 में 10 इयर्स के बाद गए थे, और फिर अच्छे से भगवान की कृपा से 4 धाम यात्रा हुई। उससे पहले भी एक कोविड था, तो 22 में तो जाना था, 21 में तो एक दिन में सिर्फ 200 लोग ही मंदिर में जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, एक दिन में सिर्फ 200। अभी तो 2 लाख करते होंगे, कहाँ 200 और कहाँ 2 लाख? सोचो, एक दिन में 2 लाख करते होंगे अभी, और उस टाइम पे कितना था कोविड के टाइम पे 2020-21 में कितना था? सिर्फ एक दिन में 200। फॉर्चुनेटली सब हो गया। हाँ चलो, तो वो टेरिफाइंग सीन, मतलब वो वाला टेरिफाइंग सीन, नहीं तो 4 धाम यात्रा वो सब तुम करना। ये स्काई डाइविंग मेरा बाकी है, तुम लोग कर लेना। मैंने कर लिया तो वीडियो मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा चलो, सो इंडिया में तो मैंने सुना नहीं है कहीं पे होता है। 2 चीजें बाकी है, स्काई डाइविंग और बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग ऋषिकेश में होता है, स्काई डाइविंग मैंने सुना नहीं कि इंडिया में कहीं पे होता है। सुना तो नहीं, मे भी बाहर जाना पड़े फिर अगर करना है, लेकिन कंसेप्ट समझ गए पक्का। टर्मिनल वेलोसिटी पता चल गई कि कहाँ, मतलब वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है तो विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है, और विस्कस फोर्स बढ़ने की वजह से एक पॉइंट आएगा जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 हो गया मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई मतलब अब वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, जो थी वही वेलोसिटी से आराम से नीचे आ रहे हैं। डन। तो ये थी टर्मिनल वेलोसिटी, लेकिन रुको पिक्चर बाकी है, हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। ओके, सो टर्मिनल वेलोसिटी, बस अब ये जो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या? नेट फोर्स 0 हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया मतलब क्या? ऊपर का इज इक्वल टू नीचे का, तो हमने ये लिख दिया, ऊपर का फोर्स ये रहा और नीचे का फोर्स। अब सारी वैल्यू पुट करो, ये है हमारे आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बियॉन्ड फोर्स और अप थ्रस्ट फोर्स, ये है हमारा से विस्कस फोर्स, और ये है हमारा वेट फोर्स। ये लिख दिया है सारी की सारी वैल्यू जो हमें पता है। नाउ हमें वीटी चाहिए, तो वीटी को इधर रखो, इसको इधर ले जाओ, तो ये रो वीजी है और ये सिग्मा वीजी है। सिग्मा किसका? ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, ओके, और रो फ्लूइड का डेंसिटी। अच्छा, सो ये हमने ले लिया, वीजी कॉमन है तो यहाँ पर रह क्या गया? सिग्मा माइनस रो, ये सिग्मा माइनस इसका रो। डन। ओके, अब आगे, अब मुझे वीटी चाहिए तो ये पूरी टर्म को उठा लो, वो पूरी टर्म को उठा के नीचे ले गए, 6 पाई ईटा आर, तो ये आ गया। अब यहाँ बस यहाँ तक का तुम सॉल्व करोगे तो चलेगा। ओके, यहाँ तक का कॉमन है। उसके बाद अगर ये पर्टिकुलरली तुम्हारा स्फीयर ही है तो और
इक्वेशन आगे बढ़ेगा। तो स्फीयर का यहाँ पर वॉल्यूम पुट कर दो, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब जी, बाकी जो है वैसा का वैसा, पाई यहाँ पर कट हो गया, 3 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 4/18, 6 3 18, तो 4/18 होगा, 4/18 इज नथिंग बट 2/9, और बाकी आर स्क्वायर, आर क्यूब है यहाँ पे आर है, तो आर और क्यूब हट गया तो आर स्क्वायर आ गया, सिग्मा रो ईटा, ये रहा ईटा, और जी ये रहा। ये ऐसे अलग करके लिखा हुआ है, ऐसे लिखोगे तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, कैसे आया फॉर्मूला? अरे नेट फोर्स 0 ले लिया, मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स में वेट फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू mg, अपवर्ड फोर्स में क्या है? तो अपवर्ड फोर्स में एक अपथ्रस्ट फोर्स है ρvg और दूसरा है विस्कस फोर्स दैट इज 6 पाई ईटा आर वी। ओके, सारी वैल्यू पुट की, vt को एक साइड रखो, बाकी सब कुछ दूसरी साइड, दैट्स इट, हमारा फॉर्मूला आ गया। डन? समझ में आया? तो इसी के, हाँ एक छोटा सा टॉपिक है वो बता देता हूँ। कॉमर्स वाले आए या उधर बैठ गए क्या? अच्छा व्हाटएवर, समझ में आ गया? बड़े आगे? ओके, तो क्लीन कर दो ना। हाँ, तो ये था टर्मिनल वेलोसिटी, और एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है वो, उसका तो कुछ डिस्कस ही नहीं करना, तुम्हें फॉर्मूला ही देख लेना है, दैट इज पॉइज़लेस फॉर्मूला। ओके, तो पॉइज़लेस फॉर्मूला क्या है? पॉइज़लेस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली कोई भी पाइपलाइन में से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसका डिस्चार्ज कितना है वो पता चलेगा। तो ये फॉर्मूला हमें डिराइव नहीं करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लेना है, दैट इज क्यू डिस्चार्ज। देखो क्या क्या है यहाँ पे, फ्लूइड मतलब कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसकी विस्कोसिटी ईटा है। अच्छा, ये क्यू कितना हो रहा है वो हमें पता करना है। यहाँ पर प्रेशर होगा P1, यहाँ पर होगा प्रेशर P2। हमेशा टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कॉन्सेंट्रेशन हो, वो सब कुछ कहाँ जाएगा? हायर टू लोअर। यहाँ हायर, ये फ्लो इस साइड हो रहा है, मतलब ये हायर होगा और ये लोअर होगा। अगर फ्लो इस साइड हो रहा होता तो ये हायर होता और ये लोअर होता। तो यहाँ पे P2 हायर है तो P2 इज ग्रेटर देन P1। अच्छा, और ये हमारी लेंथ ऑफ द पाइप है, दैट्स इट। फॉर्मूला क्या होगा? ये पाइप में से कितना पानी बाहर निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? Q, दैट इज डिस्चार्ज, दैट इज इक्वल्स टू मीटर क्यूब पर सेकंड। डिस्चार्ज मतलब क्या? मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब मतलब क्या है? वॉल्यूम, और सेकंड मतलब क्या है? टाइम। तो यूनिट टाइम में कितना डिस्चार्ज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं डिस्चार्ज, मतलब यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है उसको ही हम बोलते हैं डिस्चार्ज। डन? डिस्चार्ज मतलब क्या? बाहर निकलना। डिस्चार्ज मतलब कहीं से बाहर निकल, नहीं बोलते हॉस्पिटलाइज किया होगा, आज इसको डिस्चार्ज करने वाले, मतलब हॉस्पिटलाइज किया है, आज छुट्टी हो जाएगी, ठीक हो गया वो। ओके, दैट इज डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज मतलब निकल जाना, निकल जाना। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यूनिट टाइम पीरियड में पर्टिकुलर अमाउंट निकल जाना, पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ अमाउंट निकल जाना, वही है हमारा डिस्चार्ज। तो इट इज नथिंग बट dV/dt। तो सिंपल फॉर्मूला है पाई पी आर रेज़ टू 4 8 ईटा एल। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, क्या है? पाई, पाई क्या है हमारा? 3.14 या 22/7 लिख लो। पी क्या है हमारा? प्रेशर। यहाँ पर तुम्हें चेंज इन प्रेशर लेना पड़ेगा, P2 माइनस P1, तो वो तुम लिख दोगे यहाँ पर P2 माइनस P1, ये लिखा हुआ ही है, मतलब बड़ा माइनस छोटा करना है इन शॉर्ट। ओके, P2 बड़ा है इसलिए फ्लो इधर हो रहा है। R, तो R क्या है हमारा? ये जो हमारा पाइप है उसकी रेडियस, ईटा हमारा फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी, और लेंथ है हमारे पाइप की लेंथ। डन? ओके, तो सिंपली ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पॉइज़लेस फॉर्मूला यूज होगा। किसके लिए है ये पॉइज़लेस फॉर्मूला? डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए, पाइप में से डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए, कोई भी फ्लूइड के लिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट द वाटर, कोई भी फ्लूइड के लिए डिस्चार्ज फाइंड करना हो। व्हाट इज डिस्चार्ज? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम। से लीविंग ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम, लीविंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम अ पाइप पर यूनिट टाइम इज नोन एज डिस्चार्ज। ये मैं बना के ही बोल रहा हूँ, इन शॉर्ट वॉल्यूम बाय टाइम। अंडरस्टूड? तो वॉल्यूम बाय टाइम है, मीटर क्यूब पर सेकंड है, इसका यूनिट, क्यू का यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब पर सेकंड, वी का यूनिट मीटर क्यूब और टी का यूनिट सेकंड, तो मीटर क्यूब पर सेकंड दैट इज डिस्चार्ज। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो ये एक्चुअली थोड़ा हमारा ये जो टर्मिनल वेलोसिटी था उससे पहले ये लेना था पर छूट गया था, व्हाटएवर। अंडरस्टूड? ओके, तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट कंप्लीट होते हैं। अगर कुछ रह भी जाता होगा तो दैट वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स। मोस्टली हमने सब कुछ ही कवर कर लिया है, याद रह गया अच्छे से?
पक्का सारा का सारा फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। डन? कट कट सब कट।